हेलो सो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जोग्टा की जीएस वाली बुक। लाइन बाय लाइन हम इस बुक को कंप्लीट कर रहे हैं और पहले हम इसके टॉपिक को कवर कर रहे हैं और इसके बाद देन हम इसके जो एमसीक्यू है उनको विद एक्सप्लेन के साथ देखेंगे। ठीक है, तो जब जैसे ही आपके इसमें टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हम इसके जो एमसीक्यू दिए गए हैं इस बुक में उनको भी हम पूरा एक्सप्लेन के साथ देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। और इससे पहले वाले सेशन यदि आपने नहीं देखे तो उनको एक बार ज़रूर देख लीजिए। और ये बुक आपके हिमाचल प्रदेश में होने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें जो एचपीजी का जो सेक्शन पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल बुक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। इसमें हम आज जो पढ़ेंगे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। 2-3 डिस्ट्रिक्टों को कवर कर लेंगे हम इस एक सेशन में, 3-3 या 4-4 डिस्ट्रिक्टों को। तो ये 3 या 4 लेक्चर में आपके डिस्ट्रिक्ट वाली हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। सबसे पहले बिलासपुर की बात करेंगे, तो बिलासपुर की बात करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले जिला बिलासपुर हिमालय के बाहरी पहाड़ियों अथवा शिवालिक श्रेणी में स्थित है। तो कहाँ पर है, पहला क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि कहाँ पर है। शिवालिक श्रेणी में है बिलासपुर, बाहरी पहाड़ियों में। ठीक है, यह उत्तर में मंडी, अब यदि बात की जाए उत्तर में तो उत्तर में मंडी और हमीरपुर। ठीक है, उत्तर में मंडी और हमीरपुर। पश्चिम में यदि बात की जाए तो पश्चिम आपका इस साइड होगा, तो पश्चिम में हमीरपुर और ऊना यहाँ पर मान लीजिए। ठीक है, पश्चिम में हमीरपुर और ऊना। उसके बाद दक्षिण में यदि बात की जाए, दक्षिण में इसके तो ऐसे आपने ध्यान रखना, दक्षिण में आपका सोलन पड़ता है। ठीक है, सोलन जिले के नालागढ़ क्षेत्र। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम में यदि बात की जाए यहाँ पर बनेगा दक्षिण पश्चिम, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि उत्तर में आपका मंडी और हमीरपुर जिला, पश्चिम में हमीरपुर और ऊना, दक्षिण में सोलन जिले के नालागढ़ क्षेत्र और दक्षिण पश्चिम में पंजाब से घिरा है। तो ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बिलासपुर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात की जाए तो 1167 वर्ग किलोमीटर की दृष्टि में हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा जिला है। तो दूसरा सबसे छोटा जिला बिलासपुर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बिलासपुर शहर बंदला धार के नीचे सतलुज नदी के समीप बसा है। तो बिलासपुर की बात की जाए तो बंदला धार के नीचे सतलुज नदी के समीप बसा है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसमें 7 पर्वत श्रेणियां हैं, इसलिए पुरानी रियासत में से सतधार या सातदर कलहूर भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक, अब यहाँ से 7 धार कौन कौन सी है। सबसे पहले नैना देवी धार, कोट पहाड़ी या कोट धार भी इसे कहते हैं, झंझार पहाड़ी या झंझार धार भी इसे कहते हैं, त्यून पहाड़ी त्यून धार भी इसे कहते हैं, बंदला पहाड़ी या बंदला धार भी इसे कहते हैं, बहादुरपुर पहाड़ी इसे बहादुरपुर धार भी कहते हैं, और रतनपुर पहाड़ी। अब एक एक करके देख लेते हैं एक एक में क्या क्या है। नैना देवी की बात करेंगे, इस पहाड़ी पर नैना देवी मंदिर, कोट कलहूर किला, फतेहपुर का किला बनाया गया है। तो ये स्टेटमेंट है यहाँ से बनाई जाती है। कोट पहाड़ी की बात की है, इसमें बरछेटू, बसेहे, नौन, दगोगा, मलहोट इस पहाड़ी पर स्थित है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी ककरेर ककरेर है। कितनी इसकी हाइट है, तो 1430 मीटर इसकी हाइट है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। झंझार पहाड़ी की बात करेंगे तो यह श्रेणी सिरखड़ द्वारा 2 भागों में विभाजित होती है। दक्षिणी भाग बडोल और उत्तरी भाग की बात की जाए तो झंझार है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, दक्षिणी भाग बडोल और उत्तरी भाग इसका झंझार है। देवी बडोली और गुग्गा गहेड़ भी इस श्रेणी के प्रसिद्ध मंदिर है। तो देवी बडोली का मंदिर कहाँ पर है, किस धार में है, झंझार पहाड़ी में है। कहाँ पर है, बिलासपुर में है। गुग्गा गहेड़ भी इस श्रेणी के प्रसिद्ध मंदिर है। तो गुग्गा गहेड़ भी आपका मंदिर है। ठीक है, ये भी आपका झंझार पहाड़ी में है, बिलासपुर में। त्यून पहाड़ी की बात की जाए, सरयू किला है त्यून पहाड़ी में। नौरांगढ़ किला है, और हडिम्बा देवी सिंध गुरुनाथ इस पहाड़ी पर स्थित है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। बंदला पहाड़ी या धार 17 किलोमीटर लंबी है। यह स्थान पैराग्लाइडिंग के लिए चुना गया है तथा इस क्षेत्र में हाइड्रो इंजीनियर कॉलेज खोला गया है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। बहादुरपुर की बात करेंगे, अलीखड़ इस पहाड़ी को 2 भागों में बांटती है। बहादुरपुर का किला
राजा विजय चंद का ग्रीष्मकालीन निवास है, ये भी आपने ध्यान रखना है। रतनपुर की बात करेंगे, रतनपुर पहाड़ी, यहाँ रतनपुर किला है। इस किले में जनरल ऑक्टरलोनी ने अमर सिंह थापा को हराया था, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट की बात करेंगे, अब प्रसिद्ध घाटियों की बात करेंगे। प्रसिद्ध घाटियां कौन कौन सी है बिलासपुर में? सतलुज घाटी, सतलुज नदी कसोल से बिलासपुर में प्रवेश करती है, तो कहाँ से? कसोल से बिलासपुर में प्रवेश करती है। तथा नैला, नैला में इसे छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है, तो नैला को छोड़कर ये पंजाब में प्रवेश करती है। यहाँ पर गेहूं और धान की फसल होती है, तो ये भी आपने रखना है। चैंटो घाटी, चैंतो घाटी की बात करेंगे। चैंटो या चैंतो घाटी यह भाखड़ा बांध के पास है, तो यह मैदानी तथा उपजाऊ भूमि है। गोविंद सागर झील इस घाटी पर स्थित है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। दानवीन या दावी या डैमी ये मिलता है ऐसा, तो ये कहाँ पर है? ये बहादुरपुर तथा बांदला पहाड़ियों के बीच में स्थित है। मक्का, चावल, गन्ना, अदरक और गेहूं की फसल के लिए प्रसिद्ध है घाटी, ठीक है। अब नदियों की बात करेंगे, नदी प्रणाली, नदी तंत्र की बात करेंगे। सतलुज की बात कर लेते हैं सबसे पहले। बिलासपुर जिले में जिले की प्रमुख नदी सतलुज है। किन्नौर, शिमला और मंडी में बहने के बाद यह बिलासपुर कसोल गांव में प्रवेश करती है, और सतलुज नदी बिलासपुर को दो भागों में बांटती है। बिलासपुर के साथ मंडी की सीमा निर्धारित करती है। उसके बाद 1809 में इस नदी पर अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में संधि हुई थी, ठीक है। 1820 में विदेशी यात्री विलियम मोरक्राफ्ट, वैरन चार्ल्स हयूगल, एक जर्मन, और J.T. विग ने 1838 से 39 में सतलुज नदी के बारे में इसने लिखा था। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है सतलुज की? अलीखड़ है। अलीखड़ यह सोलन जिले की अर्की तहसील में उत्पन्न होती है। यह कोठी हरार गांव में बिलासपुर में प्रवेश करती है तथा बैरी घाट पर सतलुज में मिल जाती है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। गंबर खड़ की बात करेंगे, तो गंबर खड़ भी सतलुज की सहायक नदी है। ये कहाँ से निकलती है? तो ये शिमला में तारा देवी में उत्पन्न होती है तथा नेरी गांव बिलासपुर में प्रवेश करती है, और दगरन गांव में सतलुज में मिल जाती है, तो दगरन गांव में ये सतलुज में मिल जाती है, ब्यास सतलुज में, ठीक है। पिला उसके बाद है सीरखड़, यह मंडी में उत्पन्न होती है। हटवाड़, हटवाड़ बिलासपुर में प्रवेश करती है। शहरी गांव में यह सतलुज नदी में समा जाती है। यह सतलुज की बिलासपुर में सबसे बड़ी सहायक नदी है सीरखड़, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इस जिले में कोई प्राकृतिक झील नहीं है, परंतु सबसे बड़ी मानव निर्मित गोविंद सागर झील इसी जिले में है। इस जिले में दो झरने हैं, लुहुन और बस्सी, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। लुहुन और बस्सी जो झरने हैं, वाटरफॉल है, वो बिलासपुर में है, ये आपने ध्यान रखना। अब इतिहास की बात करेंगे बिलासपुर की। बिलासपुर का पुराना नाम कल्हूर था, तो ये आपको पता होना चाहिए। बिलासपुर का प्राचीन नाम क्या था? कल्हूर था, जिसे राज्यों के संस्थापक वीर चंद को एक पत्थर की शिला के नीचे देवी दुर्गा की मूर्ति मिली थी। कुछ दिनों बाद उस स्थान पर कहलू नाम के एक गुज्जर ने देखा कि उसकी एक बकरी ने बाघ पर आक्रमण कर दिया, जो उसे खाने की कोशिश कर रहा था। जब राजा को इस बारे में पता चला तो उस चमत्कारी शिला का रहस्य समझ गया, और उसने एक किला बनवाया जिसे कहलू के नाम पर कोट कहलूर का रखा। मूर्ति के लिए नैना देवी मंदिर का निर्माण किया गया। उसके बाद राजा बीरचंद की बात करेंगे। इस राज्य का संस्थापक राजा बीरचंद था, जो बुंदेलखंड के राजपूत परिवार से था। तो ये कहाँ से था? बुंदेलखंड के राजपूत परिवार से था, तो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है, ठीक है। बीरचंद ने सतलुज पार कर सर्वप्रथम रोहन ठाकुरों को हराकर किला स्थापित किया, जो बाद में कोट कहलूर किला कहलाया। बीरचंद ने नैना देवी मंदिर की स्थापना कर उसके नीचे अपनी राजधानी कैपिटल बनाई। राजा बीरचंद ने 12 ठकुराइयाँ बागल, कुनियार, बेजा, धामी, केउंथल, कुठाड़, जुब्बल, बघाट, भज्जी, महलोग, मांगल और बलसन को अपने नियंत्रण में किया और नजराना लिया, ठीक है। उसके बाद बीरचंद ने कांगड़ा और सुकेत के राजाओं के साथ लड़ाइयाँ लड़कर सुनहानी, हटवाड़, गहेड़वी और तियून के परगने जीते, तो ये बीरचंद ने जीते। राजा कलहचंद की बात करेंगे, कहलचंद की बात करेंगे, तो इनकी यह शासक परिवार का छठा वंशज था। कहा जाता है कि
उसने कोट कल्हूर किला बनवाया, जबकि दूसरी तरफ यह माना जाता है कि इसे वीरचंद ने बनवाया था। राजा अजीत चंद की बात करेंगे। इसने हिंडूर नालागढ़ की स्थापना की और इसे नई रियासतों को अपने भाई सुकेत चंद को सौंप दिया। अन्य विवरणों के अनुसार नालागढ़ की स्थापना उसके भाई अजय चंद ने की। उसके बाद है राजा मेघजंग की बात कर लेते हैं। यह अत्याचारी शासक था जिसे लोगों ने रियासत से निकाल दिया था। उसने कुल्लू में शरण ली तथा बाद में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से मदद मांगी और मेघचंद ने पुनः से अपना साम्राज्य वापस पा लिया। ठीक है। उसके बाद राजा अभीस अभीस अभिसंध अभिसंध या अभय सहाय चंद की बात करेंगे। इसके बारे में देख लेते हैं। यह सिकंदर लोदी का समकालीन था। तो ये पूछा जा चुका है, यह सिकंदर लोदी का समकालीन था। उसने तातर खान अमीर के खिलाफ युद्ध जीता। बाद में वह राजा और उसके बेटे सुंदर चंद को तातर खान के बेटे ने धोखे से मार दिया और रानी भी सती हो गई थी। ठीक है। उसके बाद राजा संपूर्ण चंद 1380 ईस्वी में आते हैं। राजा संपूर्ण चंद की रानी कांगड़ा के राजा की बहन थी। कांगड़ा के राजा ने बिलासपुर के राजा से कुछ क्षेत्र मांगा, लेकिन उसके भाई रतन सिंह ने देने से इनकार कर दिया। इसके भाई रतन चंद ने राजगद्दी के लिए राजा संपूर्ण चंद को मार दिया। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद राजा रतन चंद आते हैं। राजा रतन चंद की बात करेंगे। रतन के राजा बनने पर कांगड़ा के राजा ने अपने बहनोई संपूर्ण चंद को बदला लेने के लिए कहलूर पर कांगड़ा और सुकेत के साथ मिलकर आक्रमण किया, लेकिन रतन चंद ने आक्रमणकारी को मार गिराया। हिंदू धर्म में यह एक दुर्लभ मामला था जहां एक भाई गद्दी के लिए दूसरे भाई की हत्या कर दी। तो ये एक दुर्लभ मामला था। रतन चंद का शासन काल काफी लंबा चला और दिल्ली के साथ इसके संबंध काफी अच्छे थे। उसे दिल्ली के सुल्तान ने खिल्लत पेश की थी। खिल्लत मतलब उपाधि होती थी उस समय की। उसके बाद राजा ज्ञानचंद और अयामचंद 1570 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। यह अकबर का समकालीन था। इसने इस्लाम अपना लिया था। उसका मकबरा अभी भी पंजाब के किटपुर में है। राजा ज्ञानचंद या अयामचंद। राजा के 3 पुत्र थे। बड़ा पुत्र वीकचंद हिंदू ही रहा, परंतु छोटे पुत्र रामचंद भीमचंद ने भी इस्लाम अपना लिया। वीकचंद का विवाह कांगड़ा के राजा तिलुकचंद की बेटी से हुआ। तो ये भी आपने ध्यान में रखना। और उसके बाद राजा वीकचंद आते हैं। विक्रमचंद जिन्हें कहते हैं। जब राजा ने गद्दी संभाली तो उसकी 2 पत्नियां थी। एक कांगड़ा से जिसने सुल्तान चंद को और दूसरी भखाल से जिसने केशव चंद को जन्म दिया। तो ये आपने ध्यान में रखना है। राजा बीकचंद ने सुनहानी को राजधानी बनाया। तो ये पूछा जाता है किसने? विक्रमचंद ने सुनहानी को राजधानी बनाया। राजा ने 1620 में सुल्तान चंद को सिंहासन दिया। सुल्तान चंद किसका पुत्र था? तो ये था आपका कांगड़ा से जिसने सुल्तान चंद को दिया था। ठीक है, जो कांगड़ा से थी इनकी पत्नी। उसके बाद जो केशव चंद थे ने कल्हूर पर चढ़ाई कर दी और केशव चंद जीता। फिर सुल्तान चंद ने दोबारा कल्हूर पर चढ़ाई की, जिसमें दोनों भाई मारे गए और सुल्तान चंद को बेटा कल्याण चंद राजा बना। ठीक है। राजा कल्याण चंद की बात करेंगे। ये 1630 में बैठता है गद्दी पर। उसने हिंडूर की सीमा पर किला बनाया, जिसके कारण हिंडूर के राजा नारायण चंद ने कल्हूर पर हमला किया, लेकिन मारा गया। तत्पश्चात कल्याण चंद ने नारायण चंद के पुत्र का राजदलित किया। नारायण चंद की रानी ने अपनी पुत्री का विवाह कल्याण चंद से करवाया। सुकेत का राजा श्याम सेन कल्याण चंद का समकालीन था। इसका विवाह सुकेत के राजा श्याम सेन की बेटी से हुआ। किसी कारण राजा और रानी में लड़ाई हुई। रानी ने अपने पिता को पत्र लिखकर व्यथा बताई तथा कल्हूर और सुकेत के मध्य युद्ध छिड़ गया, जिसे महादेव की लड़ाई भी कहते हैं। तो ये पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में कि महादेव की लड़ाई क्या थी। ठीक है, जिसमें कल्याण चंद मारा गया। जिस स्थान पर उसकी मृत्यु हुई उसे आज भी कल्याण चंद की दवारी के नाम से जाना जाता है। राजा की दोनों रानियां सती होगी। कुछ विवरण के अनुसार केवल सुकेती रानी ही सती। उसके बाद राजा तातर चंद की बात करेंगे। ये 1645 में गद्दी पर बैठते हैं। हिंडूर के तारागढ़ का किला राजा ने बनवाया। ताराचंद ने। तारा देवी मंदिर का निर्माण भी इन्हीं ने कराया था।
ताराचंद ने राजा के शासनकाल में गुरु हरगोविंद यहाँ स्थायी तौर पर रहने लगे। राजा दीपचंद 1650 से 1656 तक रहे। यह औरंगजेब का समकालीन था और औरंगजेब ने राजा को लाहौर बुलाया और अटक पठानों पर चढ़ाई करने के लिए भेजा, जिसमें राजा की जीत हुई। बदले में औरंगजेब ने उसे 5 लाख खिल्लत और 22 राज्य भेंट किए थे। राजा ने सत्तारूढ़ परिवार और राजधानी को सुनहानी में एक नया स्थान धौलरा को बदल दिया। यह सतलुज के बाएं तट पर था, जिसे पुराने समय में ब्यास गुफा भी कहा जाता था। यह दीपचंद ने बिलासपुर नगर की स्थापना की और दीपचंद ने ही बिलासपुर नगर की स्थापना की, तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। उसने राजा के सम्मान में किए जाने वाले संबोधन जयदेव से राजा और जय से मियाँ और राम से राणा में परिवर्तित किया। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये किसने किया? दीपचंद ने। कांगड़ा के राजा चंद्रभान चंद ने नदौन में जहर देकर इन्हें मार डाला, दीपचंद को। आनंदपुर साहिब की स्थापना जून 1665 में 9वें सिख गुरु तेग बहादुर ने की थी। उन्हें कहलूर की रानी से 3 गांव मिले थे। वो पहले कीर्तपुर में रहते थे, लेकिन राम राय के साथ विवाद के कारण माखोवाल के एक गांव में चले गए थे, जिसका नाम उन्होंने अपनी मां के नाम पर चक नानकी रखा। 1675 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश के तहत इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार करने पर गुरु तेग बहादुर को प्रताड़ित किया गया और उनका सिर काट दिया गया। इस शहादत के बाद सिखों ने शहर का नाम बदलकर आनंदपुर रखा तथा उनके बेटे गोविंद दास को उत्तराधिकारी बनाया, जिन्हें गुरु गोविंद सिंह के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। राजा भीमचंद की बात करेंगे। 1667 में इनका समय रहा। वह नाबालिग ही था जब उसके पिता दीपचंद की मृत्यु हो गई। इसने दीपचंद के भाई मानक चंद से युद्ध किया और जिसे राजमाता जलाल देवी ने वजीर के पद से हटा दिया। भीमचंद की मंडी के सिद्धसेन ने मदद की। राजा दीपचंद की 2 पत्नियां थी, एक मंडी की जलाल देवी और एक कुल्लू की कुमकुम देवी। राजा के कुछ अधिकारियों ने अफवाह फैला दी कि मंडी की रानी कुल्लू की रानी की पुत्री का विवाह अपने भाई मंडी के राजा से करवाना चाहती है। रानी कुमकुम इस प्रस्ताव से कभी सहमत नहीं थी। परिणाम स्वरूप कुमकुम रानी और उसकी पुत्री ने महल में आत्महत्या की थी। जब राज परिवार को इस त्रासदी के बारे में पता चला तो सदमे में आ गए और दुखी हो गए। उन्होंने रानी और उनकी बेटी की याद में एक मंदिर बनवाया। उसने 1682 से 1685 में गुरु गोविंद सिंह से लड़ाई लड़ी। इस युद्ध का कारण गुरु गोविंद सिंह का सफेद प्रसादी नाम का हाथी था। तो हाथी का नाम भी आपने ध्यान रखना है, प्रसादी नाम का हाथी, जिसे भीमचंद ने मांगा था। भीमचंद लड़ाई हार गया और अपने परिवार के आखिरी समय उसने एक फकीर की तरह गुजारा था। इस लड़ाई का वर्णन गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा विचित्र नाटक में किया गया है। राजा अजमेर चंद की बात करेंगे। इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? तो ये भी आपको बताना चाहिए, राजा भीमचंद के बारे में पढ़ रहे थे ना। ये राजा भीमचंद के बारे में था, प्रसादी हाथी जो लड़ाई हुई थी। ठीक है। उसके बाद राजा अजमेर चंद की बात करेंगे। 1712 से 1741 के बीच में इनका समय रहा। इसने हंडूर की सीमा पर अजमेरगढ़ नाम का एक किला बनवाया अजमेर चंद ने। देवी चंद की बात करेंगे। 1741 से 1778 तक इनका समय रहा। देवी चंद के समय में राजकाल में उसके पड़ोसी राजा नारगढ़ में क्रांति फैल गई, जिसमें राजा मानचंद और उसका पुत्र मारे गए। राजा देवी चंद ने मियाँ गजय सिंह हिंडूरियों को नालागढ़ हिंडूर का नया राजा बनाया। राजा कला और साहित्य के बहुत प्रेमी थे। उन्होंने रामविलास नामक पुस्तक भी लिखी देवीचंद ने, और वह नादिर शाह का समकालीन था। उसने भमाई कोट किला बनवाया तथा रामगढ़ का किला हिंडूर को दे दिया। राजा का विवाह कांगड़ा की राजकुमारी नागर देवी से हुआ। कांगड़ा की राजकुमारी नागर देवी से इनका विवाह हुआ देवीचंद का। अब उसके बाद महान चंद बैठते हैं 1778 से 1824 तक। वह 6 साल
का था जब उसके पिता राजा देवीचंद की मृत्यु होगी। प्रशासन रामू वजीर के अधीन रहा और 1785 में मारा गया। रामू वजीर कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 1795 में कल्हूर पर आक्रमण कर दिया और हटवार चौकी पर कब्जा कर लिया। कांगड़ा के संसार चंद ने 1795 में क्या किया, कल्हूर पर आक्रमण किया और उसके बाद इसने हटवार चौकी पर कब्जा कर लिया। संसार चंद ने झंझार धार पर बिलासपुर में किला बनवाया और उसने छातीपुर का नाम दिया, किले को छातीपुर का नाम दिया क्योंकि यह क्षेत्र कल्हूर के मध्य यानी छातीपुर था। इसके शासनकाल में गोरखा एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आया। उनका कार्यकाल गढ़वाल में था। राजा महानचंद ने अमर सिंह थापा को कांगड़ा के राजा संसार चंद के विरुद्ध मदद के लिए निमंत्रित किया। कांगड़ा के राजा संसार चंद के साथ सन 1806 में महल मोरिया वर्तमान हमीरपुर नामक स्थान पर अमर सिंह थापा ने युद्ध लड़ा जिसमें संसार चंद की हार हुई थी। तो इसमें भी आपने ध्यान रखना है। राजा खड़गचंद बैठते हैं 1824 से 1839 के बीच में। यह राजा 1824 से में गद्दी पर बैठा। हालांकि उनके शासनकाल की पहचान अत्याचार और क्रूरता से ही की जाती है खड़गचंद की। इसके शासनकाल को बिलासपुर इतिहास में काला युग कहा जाता है। तो किसके शासनकाल को बिलासपुर में काला युग के नाम से जाना जाता है? राजा खड़गचंद के शासनकाल को बिलासपुर में काला युग के नाम से जाना जाता है। राजा ने अपने अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध नहीं थे राजा के और उसने मियाँ की जागीरें हड़प ली थी। ठीक है, इसके राज्य में गृह युद्ध छिड़ गया। खड़गचंद के समय में गृह युद्ध छिड़ गया। मियाँ जांगी खड़गचंद के चाचा राजा के मुख्य प्रतिद्वंदी थे। ये भी आपने ध्यान रखा। राजा ने विद्रोह को दबाने के लिए लगभग 300 रोहिल पठानों को नियुक्त किया था इसने राजा खड़गचंद ने। राजा खड़गचंद की बात करेंगे, इसने 1832 में उनके वजीर संसारू की मृत्यु के बाद प्रशासन और भी बिगड़ गया। अंबाला में राजनीतिक एजेंट जॉन रसेल क्लार्क ने भी 1832 में बिलासपुर का दौरा किया और खड़गचंद को संसारू के बेटे बिशन सिंह को अपना मंत्री नियुक्त करने की सलाह दी। राजा के शासनकाल के बाद के समय में खड़गचंद ने मियाँ को उनकी जब्त की हुई जागीर वापस दे दी और खड़गचंद की कोई संतान नहीं थी। 1839 में राजा का निधन हो गया खड़गचंद का और क्लार्क ने मियाँ जंगी को नया नाम जगत सिंह नाम से राज्य का नया राजा नियुक्त किया। राजा जगत सिंह मियाँ जंगी को नया नाम दिया था जगत सिंह, है ना। ये क्लार्क ने दिया था। क्लार्क कौन था? जॉन रसेल क्लार्क। राजा जगत चंद की बात करेंगे 1839 से 1857। खड़गचंद की एक पत्नी गर्भवती थी। जब खड़गचंद की मृत्यु होगी तब रानी ने अपने पिता के घर सिरमौर में गर्भचंद नामक पुत्र को जन्म दिया। सिरमौर में दिया था ना। रानी सेना लेकर सिंहासन वापस पाने के लिए बिलासपुर आ गई। राजा जगतचंद भागकर हिंडूर चला गया। बाद में उसने अंबाला के राजा हिंडूर के राजा की मदद से सिंहासन वापस कर लिया। रानी भागकर सुबाथू चली गई और ब्रिटिश सरकार ने सिरमौर के राजा पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। 1850 में क्या होता है, जगतचंद ने अपने पोते के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया। राजा जगतचंद ने अपने पोते के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया और वृंदावन चले गए और 1857 में जगतचंद की मृत्यु हो गई। अब इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद का समय आता है। राजा हीराचंद इसके बाद 1857 से 1882 तक रहते हैं। इसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। हीराचंद के शासनकाल को बिलासपुर राज्य का स्वर्णिम युग गोल्डन ईयर्स कहा जाता है। राजा ने करों में सुधार किया तथा करों को कम कर दिया। राजा ने 1877 में आयोजित दिल्ली दरबार में भी भाग लिया था। 1882 में अपने पुत्र टिक्का अमरचंद के साथ शिमला आया था और राजा अपनी रियासत को वापिस जाते हुए रास्ते में बहुत बीमार पड़ा। नमहोल नामक स्थान पर उसकी मृत्यु होगी राजा हीराचंद की। राजा अमरचंद उसके बाद समय गद्दी पर बैठते 1883 से 1888 तक। राजा के शासनकाल में गहेड़वी के ब्राह्मणों ने एक विद्रोह किया जिसे जुग्गा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ के ब्राह्मण थे? इसमें गहेड़वी के ब्राह्मण थे। इसमें एक आंदोलन किया, जुग्गा आंदोलन के नाम से जाना है। यह आंदोलन बेगार और राजस्व प्रशासन प्रथाओं के खिलाफ था। जो दो बेगा आंदोलन था वो
किन के खिलाफ था, तो बेगार ली जाती थी और राजस्व प्रशासन के खिलाफ था। राजा ने सन 1885 में राज्य में ऐतिहासिक तथ्य को देवनागरी लिपि में बदला। ये भी आपने ध्यान रखना, राजा अमरचंद ने किया। राजा विजय चंद की बात करें, 1899 से 1902 तक का इनका समय रहा। वह 1899 में राजा बना। उसने न्यायिक प्रणाली में सुधार किया। अब ये कौन सा राजा ऐसा था बिलासपुर का जिसने न्यायिक प्रणाली में सुधार किया, तो विजय चंद था। न्यायिक शुल्क और गैर अदालती मोहरों का चलन पहली बार शुरू किया इसने। इसने बिलासपुर में रंगमहल का निर्माण किया। विजय चंद ने प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों को हर संभव मदद की। इसके लिए राजा को KCIE की उपाधि दी गई। उन्हें मेजर का मानक पद भी दिया गया विजय चंद को। सन 1931 में राजा विजय चंद का स्वर्गवास हो गया। तो 1931 में इनका स्वर्गवास हो गया और इनका समय 1902 तक रहा, परंतु इनका जो निधन है स्वर्गवास 1931 में हो गया। ठीक है, यह आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद राजा आनंद चंद बैठते हैं गद्दी पर। राजा आनंद चंद का समय 1928 से 1948 तक रहा। वह फरवरी 1927 को गद्दी पर बैठा। उसने बाल मजदूरी, बेगार प्रथा, बाल विवाह को खत्म करने के लिए सन 1842 में कानून बनाया और उसने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए बिले पत्र पर हस्ताक्षर किए। बिलासपुर को 15 अगस्त 1948 को पार्ट सी स्टेट बनाया गया और ये काफी बार पूछा जाता है कब बनाया गया। ठीक है, पार्ट सी स्टेट। ठीक है, पार्ट सी स्टेट कब बनाया गया, तो ये बनाया गया 15 अगस्त, ये आपने ध्यान में रखना है, 1948 को। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, ये आपने ध्यान में रखना है। अभी TGT का एग्जाम हुआ था तब भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने देखा है इसको। तो 12 अक्टूबर 1948 को पार्ट सी स्टेट का मुख्य आयुक्त राजा आनंद चंद को नियुक्त किया गया, जो कि 1 अप्रैल 1949 तक रहे। श्री चंद छाबड़ा राज्य के दूसरे मुख्य आयुक्त बने। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर हिमाचल का एक प्रदेश का नया जिला बना। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। राजा आलमचंद को विधानसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। आलमचंद को उन्होंने बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नामक की पुस्तक लिखी, बुक लिखी, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद है उनकी मृत्यु की बात करेंगे तो 1983 में लंदन में हुई। उनका बेटा राजा किरचंद 1983 में राजा बने, जिनकी मृत्यु 2013 में होगी। तो ये राजा आनंद चंद के पुत्र थे कीर्तिचंद। राजा सुभेंद्र चंद 2013 में अपने पिता का सिंहासन संभाला और बिलासपुर महल के वारिस बने। गणेश सिंह बैद ने 1892 में शशि विनोद नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने चंद वंश विहार नामक पुस्तक भी लिखी थी। यह दोनों पुस्तकें बिलासपुर के इतिहास के प्रमुख स्रोत है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, इकोनॉमी बिलासपुर की। बिलासपुर जिले की अधिकांश भूमि रेतीली है। यह मुख्यतः मक्की, गेहूं, चावल, गन्ना, तिलहन उगाए जाते हैं। यहाँ सतलुज, सीरखंड और गोविंद सागर झील महत्वपूर्ण मत्स्य स्थल है। अलीखड़ के तट पर देवली मत्स्य पालन केंद्र है। यह 1961 से 62 में स्थापित यह मछली प्रजनन फार्म एशिया का सबसे बड़ा फार्म है। यहाँ पर मुख्यतः सिल्वर क्रैब मछली पाई जाती है। इस जिले में चूने पत्थर के बहुत बड़े भंडार है, जो सीमेंट उद्योग को आकर्षित करता है। बरमाणा सीमेंट फैक्ट्री अच्छी किस्म की सीमेंट का उत्पादन करती है। कोठीपुर में एम्स का शिलान्यास अक्टूबर 2017 में हुआ और अक्टूबर 2022 में सेवाएं सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है। कोठीपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय भी है। पुल की बात करेंगे, ब्रिजेज की बात करेंगे, कंदरौर पुल यह सतलुज नदी पर है। एशिया के ऊंचे पुलों में से एक है। NH 154 पर गंबर तथा अलीगढ़ पर पक्का RCC पुल है। महत्वपूर्ण मेलों की बात करेंगे, नैना देवी मेला, घोघा मेला और नलवाड़ी मेला यहाँ पर लगता है बिलासपुर में। नलवाड़ी मेला W गोल्ड सिंह ने 1899 में नलवाड़ी मेला शुरू किया था। पहले यह मेला प्राचीन बिलासपुर शहर के सांडू मैदान में आयोजित होता था। गोविंद सागर में स्थान के जलमग्न होने के कारण वर्तमान में यह मेला लुहणू मैदान में लगता है। अब यह मेला राज्य स्तरीय मेला घोषित कर दिया गया है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। लोकगीत की बात करेंगे,
गंगी और मोहना, गंबरी और बोलो जनयुति बिलासपुर जिले के लोकगीत है। गंबरी जिनका जन्म 1925 में दमहेड़ी बिलासपुर में हुआ था। यह हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक लोकगीतों के अग्रणी गायिकाओं में से एक थी। मंदिर की बात करेंगे, श्री गोपाल मंदिर बिलासपुर में है, मुरली मनोहर मंदिर बिलासपुर में, नरसिंह मंदिर धलौरा, गुगा मंदिर मार्कंडेय मंदिर मकरी में है। नैना देवी मंदिर में अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी है। अब भक्त ऑनलाइन पूजा कर सकते हैं तथा मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। मंदिर ट्रस्ट को HDFC बैंक के साथ संलग्न कर दिया गया है। भोजन की आदतें की बात करेंगे, खान-पान मुख्य भोजन मक्की और चावल है। एक विशेष व्यंजक एंकलू की बात करेंगे, ऐसे होते हैं जैसे ये हो गया, तो इस तरह से बनते हैं गोल गोल, ठीक है। एंकलू इस तरह का व्यंजन होता है। दीपावली पर चावल के आटे तथा लोहड़ी पर खिचड़ी बनाई जाती है। मुख्य व्यंजन है बिलासपुर के। बिलासपुर जिले में नौसेना राष्ट्रीय कैडेट कॉरिडोर जिसकी स्थापना 1963 में की गई। तो ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ लिया। अब चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। जिले की सीमा उत्तर और पश्चिम में जम्मू कश्मीर, उत्तर और पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लगती है चंबा की, और उत्तर पूर्व की बात की जाए तो उत्तर पूर्व ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व आपका, तो इसमें आपकी लाहौल स्पीति से लगती है, ठीक है। और दक्षिण पूर्व की बात करेंगे, ये हो गया दक्षिण आपका, दक्षिण पूर्व में आपका कांगड़ा लगता है, और दक्षिण में गुरदासपुर पंजाब की सीमा से लगता है, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये आपके मैप माइंड में होनी चाहिए चीजें, ठीक है। चंबा जिले का कुल क्षेत्रफल 6528 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा जिला है। पर्वत श्रेणियों की बात करेंगे चंबा की, हाथीदार हिम रहित श्रेणी भी इसे कहते हैं। हाथीदार की बात करेंगे, यह हिम रहित श्रेणी, यह शिवालिक की आंतरिक चोटी है। यह धौलाधार के दक्षिण के समानांतर है। हाथीदार भटियात और धौलाधार के मध्य का ब्यास घाटी में पड़ता है। मध्य का क्षेत्र ब्यास घाटी में पड़ता है। पांगी श्रेणी की बात करेंगे, यह मध्य हिमालय में पड़ता है। इसे भूवैज्ञानिक वीर बंजाल कहते हैं तथा स्थानीय लोग इसे पांगी श्रेणी कहते हैं। महान हिमालय का विस्तार है पांगी श्रेणी। यह बुशहर के पूर्व में प्रवेश करती है और कुल्लू और लाहौल स्पीति को विभाजित करते हुए अंत में चंबा क्षेत्र में प्रवेश करती है। यहाँ 90,000 फुट की अधिकांश ऊंचाई वाली बर्फीली चोटी है पांगी श्रेणी में। पांगी श्रेणी की दक्षिण शाखा चंबा में मणिमहेश है, जो चंबा और बड़ा बंगाल को बांटती है। पांगी और जांस्कर श्रेणी के बीच का क्षेत्र चिनाब चंद्रभागा घाटी में आता है। उसके बाद दगाणीदार यह पांगी श्रेणी की सबसे छोटी शाखा है दगाणीदार, और यह भद्रवाह में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। इसमें दो मुख्य दर्रे हैं, पादरी और छत्रदार, जो चंबा को जम्मू से जोड़ते हैं। जांस्कर श्रेणी की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में उत्तर पश्चिमी दिशा में मुड़कर लद्दाख को लाहौल स्पीति से अलग करती है तथा अंततः चंबा में प्रवेश करती है। इस श्रेणी के पश्चिम में हिमाचल प्रदेश कश्मीर घाटी से अलग होता है। अब यहाँ से चंबा की बात करेंगे। चंबा में प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी? चिनाब नदी की बात करेंगे। दो जलधाराएं चंद्र और बागा लाहौल में बारालाचा दर्रे से उत्पन्न होती है, जो तांदी में मिलकर चिनाब नदी बनाती है। थिरोट नामक स्थान पर चंबा में ये प्रवेश करती है चिनाब नदी, और संसारी नाला गरहो में इस जिले को छोड़ देती है। इस नदी में थोड़ी मात्रा में सोना भी पाया जाता है। चिनाब की सहायक नदियां मियार नाला, सैचू नाला, छोबिया, कालीचो, मोहरू चीनी, सांच जलधारा, ये इसकी चिनाब की प्रमुख सहायक नदियां हैं। रावी की बात करेंगे, यह चंबा की मुख्य नदी है जो धौलाधार तथा पांगी श्रेणी के मध्य बड़ा बंगाल से निकलती है, और स्थानीय भाषा में इसे राउती और इरावती कहा जाता है। रावी नदी साहो में चंबा में प्रवेश करती है, साथ ही साल नदी इसमें मिलती है। चंबा के खेरी स्थान पर इसी जिले को छोड़ देती है। इसकी सहायक नदियां हैं बुदिल है, तंदाह है,
सियुल वैरा है, साल है, होली, चंबा में ये रावी की सहायक नदी है। उसके बाद झीलें कौन कौन सी है चंबा में? मणिमहेश भरमौर में है मणिमहेश लेक, खजियार है, लामा लेक है, गड़ासुर झील है, चमेरा, महाकाली और चंद्रगुप्त चंबा की प्रमुख लेक्स है। इतिहास की बात करेंगे। चंबा क्षेत्र में पाए गए पत्थर के शिलालेख ज्यादातर शारदा और टांकरी लिपि में लिखे गए हैं। चंबा में भूरिश्य संग्रहालय में बड़ी संख्या में सिक्के, तांबे की प्लेटें और अन्य प्रासंगिक सामग्रियां संरक्षित है। यह शिलालेख चंबा राज्य के प्रारंभिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। सबसे अधिक 36 सिक्के शिलालेख चंबा क्षेत्र में पाए गए। वह ज्यादातर शारदा और टांकरी लिपि में लिखे गए। चंबा के शुरुआती सिक्कों द्वारा जारी किए गए ताम्रपत्र और कल्हण द्वारा कश्मीर पर लिखी गई राजतंगड़ी चंबा के इतिहास का विवरण प्रदान करती है। राजा मारू की बात करेंगे। राजा मारू ने चंबा राज्य की नींव रखी थी। राजा के 3 पुत्र थे, जिनमें बड़े 2 पुत्र कश्मीर हिमालय में बस गए। मारू ने अपने सबसे छोटे पुत्र जयस्तंभ के साथ ऊपरी रावी घाटी में प्रवेश किया और स्थानीय राणाओं को हराकर ब्रह्मपुरा शहर की स्थापना की और लगभग 6वीं शताब्दी में से अपनी राजधानी बनाया। आदित्य वर्मन की बात कर। आदित्य वर्मन चंबा का प्रथम राजा था जिसने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ बर्मन उपनाम जोड़ा। तो आदित्य वर्मन था पहला राजा जिसने अपने नाम के साथ बर्मन उपनाम टाइटल जोड़ा। मेरू वर्मन की बात करेंगे। 680 ईस्वी में इनका समय रहा। तांबे की प्लेट जो चंबा के पुराने शासकों ने चलाई थी तथा कल्हण द्वारा लिखित राजधानी से चंबा के इतिहास का पता चलता है। पहले रावी और चंद्रभागा घाटी पर छोटे प्रमुख ठाकुर और राणाओं का राज था। मेरू वर्मन के अधीन केंद्रीय सत्ता के उदय के बाद इन ठाकुरों और प्रमुखों का नियंत्रण खत्म होने लगा। ये चंबा के अधीन हो गए। चंबा के राजा राजपूतों की सूर्यवंशी श्रेणी से संबंध रखते थे, तो ये भी पूछा जाता है। ठीक है, जो राम के पुत्र कुश के वंशज थे। इस खानदान का वास्तविक घर अयोध्या था। मेरू वर्मन को चंबा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो ये पूछा जाएगा। नए राज्य की राजधानी ब्रह्मपुर थी, जो कि आज का भरमौर है, वर्तमान भरमौर है। जो राजा शक्ति देवी का भक्त था, उसने कुल्लू के राजा श्री दत्तेश्वर पाल से युद्ध किया और उसे मारकर विजयी रहा। कुल्लू चंबा के अधीन हो गया। राजा ने मणिमहेश, लक्षणा देवी, गणेश और भरमौर में सूरज मुख आदि मंदिर बनवाए थे। राजा मेरू के शासनकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी शैली का प्रयोग हुआ था। तो मेरू के शासनकाल में कश्मीरी शैली का प्रयोग हुआ था। उसके बाद मेरू वर्तमान के शासनकाल में गुग्गा माहिर शिल्पकार था। तो जो मेरू वर्मन के शासनकाल में जो गुग्गा माहिर था वो सबसे प्रमुख शिल्पकार था। अब अजय वर्मन की बात करेंगे। 1760 में इनका समय रहा। इसके शासनकाल में दिल्ली से गद्दी आए भरमौर में बस गए। ये लक्ष्मी वर्मन 800 ईस्वी इनका समय। इसके शासनकाल में राज्य में महामारी फैल गई। तिब्बती राजा किरा ने इसका फायदा उठाया और क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु के बाद कुल्लू के जरेश्वर पाल ने बुशेर के राजा की मदद से आज़ादी प्राप्त की। मुशान वर्मन की बात करेंगे। 820 में इनका समय आता है। लक्ष्मी वर्मन निसंतान मर गया, परंतु उसकी रानी गर्भवती थी। वजीर और पुरोहितों ने रानी को पालकी में बिठाया और आक्रमणकारियों से बचाने के लिए कांगड़ा ले गए। ऊपरी रावी घाटी के देओल के पास गरहो गांव के रास्ते में ही उसे प्रसव पीड़ा महसूस हुई। उसने एक गुफा में एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पकड़े जाने के डर से रानी ने उसे वहीं छोड़ दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। जब वजीर और पुरोहित ने चुपके से रानी को पूछा तो रानी सब बता दिया। तो वापस गुफा आए तो उन्होंने देखा कि राजकुमार चूहों से घिरा हुआ था जो उसकी रक्षा कर रहे थे। तभी से उसका नाम मुशान वर्मन पड़ गया। रानी और राजकुमार ने बंगाल के ब्राह्मणों के घर शरण ली। एक दिन ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया और सुकेत के राजा को बता दिया। सुकेत के राजा ने उसकी शिक्षा का प्रबंध किया, अपनी पुत्री से उसका विवाह करवाया, उसे उसका राज्य वापस पाने में उसकी मदद की और दहेज में परगना भी दिया।
यहाँ 2-3 वर्ड मिलते हैं। एक तो इंग्लिश में पंगाणा या पांगणा, ठीक है। राजा ने अपने शासनकाल में चूहों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। साहिल वर्मन की बात करेंगे, 920 में इनका समय है। चंबा के सभी राजों में सबसे प्रसिद्ध और प्रतापी राजा माना जाता है साहिल वर्मन। चंबा के जो राजा निसंतान था, उसके पद प्राप्ति के बाद ब्रह्मपुर में 18 योगी आए, जिनका मुखिया योगी चरपतनाथ था। सभी योगी ने राजा को 10 पुत्रों का वरदान दिया। उसके बाद उसके घर 10 पुत्र और एक पुत्री चंपावती का जन्म हुआ। साहिल वर्मन ने नए नगर चंबा की स्थापना की। तो नया शहर चंबा या नगर की स्थापना साहिल वर्मन, जिसका नाम राजकुमारी चंपावती के नाम पर रखा गया तथा अपनी राजधानी ब्रह्मपुर से चंबा बदली गई। योगी चरपतनाथ ने राजा को रियासत की नई राजधानी का स्थल चुनने में मार्गदर्शन किया। नगर में पानी का कोई अच्छा प्रबंध नहीं था। राजा ने सरौथा जलधारा को सुरंग के रास्ते वहां लाने का आदेश दिया, परंतु पानी सुरंग में प्रवेश नहीं कर रहा था। कहा जाता है कि एक ब्राह्मण ने राजा को बताया कि जलधारा पानी की रानी की कुर्बानी मांगती है। यह भी कहा जाता है कि राजा ने यह सब सपने में देखा था। रानी नैना देवी अपने जीवन की कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई। उसे बलोटा गांव ले जाया गया, जहां उसे जिंदा दफना दिया गया। जैसे ही उसकी कब्र भरी, पानी ने उस ओर बहना शुरू कर दिया। उस स्थान पर सुही मेला 15 चैत्र से बैसाख तक रानी की याद में लगता है, जिसमें सिर्फ स्त्री और बच्चे ही जा सकते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि जो आपका सुही मेला है, उसमें किस को इस मेले से वंचित रखा जाता है। तो ये पूछा जाता है। तो इसमें पुरुषों को वंचित किया जाता है। इसमें किसको शामिल किया जाता है, अगर ये पूछा जाए तो स्त्री और बच्चों को ही शामिल किया जाता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। राजकुमारी चंपावती की बात की जाए तो राजकुमारी चंपावती धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वहां उपदेशों के लिए एक साधु के पास जाती थी। राजा के मन में संदेह पैदा हुआ। उसने हाथ में तलवार लिए एक खाली गुफा तक उसका पीछा किया। जैसे ही उसने गुफा के अंदर प्रवेश किया, एक आवाज आई कि संदेह करने की सजा के रूप में उसकी पुत्री छीन ली गई। चंपावती वहीं मर गई और राजा को आदेश मिला कि एक मंदिर बनवाया जाए जहां चंपावती की पूजा की जाए। देवी चंपावती चंबा के राजाओं की कुल देवी मानी जाने लगी। अब वहां चंपावती की याद में बैसाख का मेला भी लगता है। साहिल वर्मन ने लक्ष्मी नारायण मंदिर तथा विष्णु मंदिर, चंद्रशेखर मंदिर, चंद्रगुप्त और कामेश्वर मंदिरों का निर्माण करवाया। साहिल वर्मन ने चंबा में चंद्रगुप्त, शिव, कामेश्वर, लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाए। विष्णु की मूर्ति के लिए संगमरमर लाने को अपने 9 पुत्रों को विंध्याचल भेजा और मारे गए। फिर युगांकर वर्मन संगमरमर लाया और मूर्ति बनवाई। राजे के सिक्के चकली थे, जिन पर छिदा हुआ कान छपा था, जो योगी का प्रतीक थे। चकली ये लकड़ी का सिक्का होता था। 84 योगियों की याद में भरमौर में 84 छोटे छोटे मंदिर बनवाए गए। कुल्लू और चंबा के बीच 12 साल तक युद्ध चला। आखिरकार दोनों राज्य शांति समझौते के लिए सहमत हो गए। हालांकि कुल्लू की सेना ने एक चतुर योजना बनाई, जिसमें पुल के तख्तों को हटा दिया गया, उसकी जगह घास बिछा दिया गया। जब चंबा की सेना ने व्यास नदी को पार करने की कोशिश की तो वह नदी में गिर गए, जिससे बहुत नुकसान हुआ। लक्ष्मी नारायण मंदिर की कहानी की बात कर लेते हैं। राजा साहिल वर्मन विंध्या पर्वत के संगमरमर का उपयोग मंदिर निर्माण में करना चाहते थे। उन्होंने अपने 9 पुत्रों को संगमरमर लाने के लिए भेजा। वे एक विशाल चट्टान का टुकड़ा लेकर आए, लेकिन जब उन्होंने इसे तराशने की कोशिश की तो उसके अंदर मेंढक मिला। इसलिए वह एक शिला में मुख्यतः मूर्ति छवि नहीं बना सके, लेकिन उन्होंने इस संगमरमर में त्रिमुख छवि की एक छोटी मूर्ति उकेरी, जिसमें शिव, गणपति और लक्ष्मी की छवि बनाई गई। फिर युवा राजकुमार को दूसरी बार संगमरमर की एक और विशाल चट्टान लाने के लिए वापस भेजा। दुर्भाग्य से युवा राजकुमार पर लुटेरों ने हमला किया और मार डाला। साहिल वर्मन ने अपने बड़े बड़े
सबसे बड़े पुत्र युगांकर वर्मन को पुनः तीसरी बार यह काम पूरा करने के लिए भेजा। कुछ सन्यासी गोसाइयों की मदद उन्होंने लुटेरों को हराया और संगमरमर के विशाल टुकड़े वापिस ले आए। इन टुकड़ों में उन्होंने आखिरकार नारायण की छवि उकेरी जो विष्णु भगवान का स्वरूप है। युगांकर वर्मन की बात करेंगे, 940 में गद्दी पर बैठा। इसकी पत्नी त्रिभुवन रेखा देवी थी। रानी ने नरसिंह मंदिर की मरम्मत करवाई। कई लोग मानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण रानी के द्वारा किया गया था तथा राजा ने ईश्वर गोरजा गौरी शंकर का मंदिर बनवाया। उसके बाद सालवान बर्मन 1040 में गद्दी पर बैठता है। राजतरंगिणी के अनुसार इस राजा के शासनकाल में कश्मीर के शासक अनंत देव ने चंबा पर आक्रमण किया और राजा मारा गया। बदले में सोमबर्मन को राजा बनवाया गया। सोमबर्मन 1060 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। राजतरंगिणी के अनुसार राजा ने अनंत देव के शासनकाल के दौरान कश्मीर का दौरा किया। बाद में अनंत देव ने चंबा पर आक्रमण किया और राजा को अपने अधीन कर लिया। अस्तुबर्मन 1080 में गद्दी पर बैठा। अस्तुबर्मन ने 1080 में गद्दी संभाली। अस्तुबर्मन सोमबर्मन का भाई था तथा कश्मीर के राजा अनंत देव के पुत्र कलश देव का विवाह अस्तुबर्मन की बहन वापिका से हुआ, जिनका पुत्र हर्षदेव था। राणाओं द्वारा उत्कीर्ण अंतिम चंबा ताम्रलेख तथा अस्तुबर्मन के शासनकाल के दौरान था। जयष्ठ बर्मन की बात करेंगे, 1105 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठे। जयष्ठ वर्मन ने हर्षदेव का साथ लाहार वंश के सुसल के विरुद्ध दिया था, जिसमें हर्षदेव मारा गया और कश्मीर का राजा सुसल बना। ज्येष्ठ बर्मन के राज्यकाल में पांगी और चुरहा दोनों चंबा राज्य के भाग बने गए। राजा का वर्मन कल्याण द्वारा रचित राजतंगनी में किया गया है। ज्येष्ठ बर्मन का शिलालेख लोहो टिकरी चुरहा में मिलता है। उदय बर्मन की बात करेंगे, 1120 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। उसके शासनकाल में चंबा कश्मीर के शाही परिवार के खिलाफ था। उसने सुसल लोहारा को अपना समर्थन दिया क्योंकि सुसल ने चंबा परिवार की राजकुमारियों से विवाह किया था, जिनके नाम देवलेखा और तारालेखा में है। सुसल की मृत्यु पर वे दोनों सती हो गए। विजय वर्मन 1175 ईस्वी में इनका समय रहा। राजा ने अपने खोए हुए क्षेत्र को वापस पाने के लिए कश्मीर और लद्दाख पर आक्रमण किया था। उसने मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण का फायदा उठाया। मोहम्मद गौरी भारत आक्रमण 1091 से 1092 में आए। तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध इस समय हुआ। मोहम्मद गौरी। गणेश की बात करें, गणेश वर्मन 1015 से 1512 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इस युग को शिलालेख से पता चलता है। चंबा परिवार में सिंही उपनाम का प्रयोग गणेश वर्मन के समय से प्रयोग किया जाने लगा। राजा ने गणेशगढ़ किला बनवाया। चंबा के ताम्रपत्र लेख में उल्लेख मिलता है कि चंबा के राजगुरु रामपति को कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने भूमि दान की थी और बहादुर सिंह की 3 पुत्रियों का विवाह गणेश बर्मन के पुत्र प्रताप सिंह बर्मन से हुआ, जो कि रामपति द्वारा संबंध स्थापित हुआ था। उसके बाद प्रताप सिंह बर्मन आते हैं 1559 में। प्रताप सिंह बर्मन ने कांगड़ा के राजा चंद्रपाल के साथ युद्ध किया था। कांगड़ा की हार हुई और राजा का भाई जीत चंद मारा गया। कांगड़ा ने चड़ी और घरों को चंबा के हाथों खो दिया। प्रताप अकबर का समकालीन था। अकबर ने चंबा के रिहुल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए टोडरमल को नियुक्त किया। प्रताप सिंह बर्मन से लेकर 200 साल तक चंबा मुगल सम्राट के अधीन रहा। प्रताप सिंह बर्मन के समय का ताम्रलेख, जो कि चंबा के भूरी सिंह संग्रहालय में रखा गया, उस पर प्रताप सिंह ब्रह्मदेवस्य लिखा है। बालभद्र की बात करेंगे, 1599 में इनका समय रहा।
उसे अपनी उदारता और दान के कारण बालीकरण भी कहा जाता है। चंबा में 42 ताम्र लेख मिले जिसमें जिसमें इसके भूदान का वर्णन मिलता है बालभद्र के। राजा ने लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए जमीन दान थी। बालभद्र ने राजा के सबसे बड़े पुत्र जनार्दन ने राजा को अत्यधिक दान करने से रोका और खुद राजा बन गया और बालभद्र को वारया गांव के लिए विस्थापित कर दिया गया, परंतु राजा ने वहां भी पूरी जमीन के साथ इमारत भी दान कर दी। उसका जनार्दन इनका पुत्र था बालभद्र का। जैसे ही उसने साम्राज्य संभाला उसके और नूरपुर के राजा सूरजमल के बीच में युद्ध छिड़ गया। किसी भी तरफ कोई फायदा हुए बिना यह कलह 12 वर्षों तक चली रही। कलह मतलब लड़ाई। 1618 में सूरजमल ने मुगलों के विरुद्ध क्रांति कर दी। मुगलों ने उसे चंबा में शरण लेने पर विवश कर दिया, जहां उसे जनार्दन और उसके भाई विश्वंभर ने मार डाला। इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके भाई जगत सिंह ने गद्दी संभाली, जिसने 1620 में कांगड़ा किले पर कब्जे में मुगलों की मदद की थी। 1623 में नूरपुर और चंबा के बीच में घलोग में एक निर्णायक युद्ध होता है, जिसमें इसमें जनार्दन का भाई विश्वंभर मारा गया। बाद में जगत सिंह ने जनार्दन को भी मार दिया। जब युद्ध के बाद जनार्दन को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया गया। अब चंबा 20 वर्षों के लिए जगत सिंह के नियंत्रण में आ गया। राजा जगत सिंह ने चंबा का तारागढ़ किला बनवाया। जनार्दन अपने पीछे कोई संतान नहीं छोड़ गया, परंतु रानी गर्भवती थी। इस बात का पता चलने पर जगत सिंह ने आदेश दिया, यदि बेटा हुआ तो उसे मार दिया जाए, अगर बेटी हुई तो उसे नूरपुर के राजा परिवार से ब्याह दिया जाए। जब रानी ने पुत्र पृथ्वी सिंह का जन्म दिया तो उसकी दाई जिसका नाम बाटलू था, उसने चुपचाप चोरी से नवजात राजकुमार को महल से बाहर निकाल दिया और दूर मंडी भेज दिया। पृथ्वी सिंह 1641 ईस्वी में 1641 में राजा जगत सिंह ने मुगलों के विरुद्ध क्रांति छेड़ दी गई। तब शाहजहां ने उसे दबाने के लिए शहजादे मुराद बख्श के अधीन सेना भेजी। जगत सिंह 3 गढ़ों मानकोट, नूरपुर, तारागढ़ के साथ अच्छी स्थिति में था। पृथ्वी सिंह ने मुगलों के इस आक्रमण का फायदा उठाया और मंडी, सुकेत और गुलेर और राजा मान सिंह की मदद से अपना खोया साम्राज्य वापस पा लिया। जगत सिंह ने मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में उसे माफी दे दी गई तथा उसका सारा सम्मान उसे वापस लौटा दिया गया। तारागढ़ किला मुगलों ने जब्त कर लिया। अपना साम्राज्य वापस पाने के बाद पृथ्वी सिंह पहला राजा बना जिसने राजकीय कार्यालय कोठी, चुराहा और पांगी में बनवाए। कहा जाता है कि उसने अपने शासनकाल में 9 बार दिल्ली का दौरा किया, जब वहां शाहजहां का राज था। वह चंबा के राजाओं को पारिवारिक मूर्ति लाया, जिसमें सम्राट रघुवीर कहता था कि पृथ्वी सिंह प्रयाग, काशी और गया की तीर्थ यात्रा पर गया है। रघुवीर यात्रा मिंजर मेले के 7 दिन में आयोजित की जाती है। बर्मन उपनाम इस काल में पूरी तरह से हटा दिया गया। इस काल में बाटू ने खजियानाग महाल में हिडिंबा, चंबा में सीता राम मंदिर बनवाया। छतर सिंह की बात करेंगे 1664 ईस्वी में। इसका वास्तविक नाम सशत्रु सिंह था। छतर सिंह का उसने अपने भाई जय सिंह, जो कि उसका वजीर था, को संग्राम पाल बसौली से भलई इलाका मांगने भेजा, परंतु उसने इनकार कर दिया। छतर सिंह ने बसौली पर आक्रमण कर दिया, जिसे राजा के पिता ने संग्राम पाल को दिया था। 1678 में छतर सिंह ने औरंगजेब के हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। यह सुनकर सम्राट ने राजा को दिल्ली बुलाया और उसने खुद वहां जाने के बजाय अपने भाई शक्ति सिंह को गुलेर के राजा सिंह को भेज दिया। वे दिल्ली पहुंचने से पहले ही वापस आ गए। राजा ने पोडर में छत्रगढ़ नामक किला बनवाया, जिसका नाम डोगरों ने 1836 में गुलाबगढ़ कर दिया।
चंबा का राजा छतर सिंह, गुलेर का राजा राज सिंह, बसोली का शासक धीरजपाल और जम्मू का राजा कृपाल देव के एक महासंघ ने पंजाब के वायसराय मिर्जा बेग को रोक दिया, जो पहाड़ों में घुसपैठ करता था। उसके बाद 1646 से 47 में क्या होता है, तिब्बत ने लद्दाख और लाहौर पर आक्रमण कर लिया, परंतु बाद में कुल्लू और चंबा की सुकीत सेना ने आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया और लाहौल क्षेत्र को वापस आपस में बांट लिया। अब उसके बाद आते हैं उदय सिंह, 1690 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। 1690 में छत्र सिंह की मृत्यु होने के बाद इसका पुत्र उदय सिंह गद्दी पर बैठा। वह प्रशासन में अच्छा नहीं था, उसने खुद को भोग विलास में व्यक्त कर लिया था। उसने एक नाई को अपना वजीर नियुक्त कर दिया, जिसकी बेटी से वह प्यार करता था। अधिकारियों ने उदय सिंह को राजगद्दी से निकालकर राजा के चचेरे भाई उग्र सिंह को नियुक्त कर दिया, परंतु 1 महीने के अंदर ही उदय सिंह को वापस नियुक्त कर दिया गया। उग्र सिंह भागकर जम्मू चला गया। अब अधिकारियों ने उसके छोटे भाई राजा लक्ष्मण सिंह के साथ मिलकर उदय सिंह को मारने की साजिश रची, परंतु आखिरी क्षण में लक्ष्मण सिंह अपने भाई के साथ हो गया और इस मतभेद में लक्ष्मण सिंह मारा गया। और उसके बाद 1720 में 1720 में उदय सिंह की हत्या कर दी गई और राजा और उसके भाई दोनों निसंतान थे, इसलिए सिंहासन संभालने वाला कोई नहीं था। उसका उग्रसेन 1720 ईस्वी में गद्दी पर बैठते उसने अपनी पहचान छुपाकर जम्मू के राजा ध्रुवदेव की सेना में सैनिक की तरह काम किया। एक दिन उसने एक मदमस्त हाथी को नियंत्रित किया, अपनी तलवार के एक ही बार में उसकी सूंड काट डाली। जब जम्मू के राजा को उसके राज परिवार से होने का पता चला तो उसके आवश्यक मदद के साथ चंबा वापिस भेज दिया गया, जहां उसे राजा बना दिया गया उग्रसेन को। और उसके बाद क्या होता है कि राजा उदय सिंह की आत्मा को शांति करने के लिए उस स्थान पर एक मंदिर बनवाया जहां उदय सिंह की हत्या हुई थी। उस मंदिर के रखरखाव के लिए तुसेरा उदय सिंघियाना ऑटेरियाना नामक एक छोटा सा कर भी लगाया था। ये पूछा जाता है, राजा ने सिंहासन संभालने के बाद जल्दी ही अधिकारियों ने उसे हटा दिया और उसके चचेरे भाई दलेल सिंह को राजा बना दिया। इससे पहले उन्होंने दलेल को 1 लाख रुपए देकर मुगलों से छुड़वाया। उग्र सिंह ने रावी पर बना पुल तोड़ दिया और नगर को आग लगा दी। उसके बाद दलेल सिंह बनते हैं 1735 ईस्वी में। ये गद्दी पर बैठते हैं दलेल सिंह 1735 में। उसने उगर सिंह के 2 पुत्र उमेद सिंह और शेर सिंह को लाहौर में कैद कर लिया। 13 साल बाद वे भागने में सफल हो गए, परंतु उन्हें पकड़कर वापस लाया गया। जब वायसराय को यह पता चला तो उन्होंने उमेद सिंह को उसका राज्य पाने में मदद की। उसके बाद राजा उमेद सिंह 1748 में उसने चंबा के रंगमहल की नींव रखी और नाड़ा महल का निर्माण कराया। उमेद सिंह ने पालमपुर के निकट पटियाला के किले पर उसके सैनिकों का घेराव था। भीड़ बंगाल क्षेत्र भी राजा के प्रभाव क्षेत्र में था। 1764 में 39 साल की उम्र में उसकी ज्वालामुखी में मृत्यु होगी। राजा ने मृत्यु से पहले ही आदेश दे दिया था कि उसके मरने के बाद कोई भी रानी सती नहीं होगी, तो उमेद सिंह ने यह किया था। राजा राज सिंह की बात करेंगे। 1764 में ये गद्दी पर बैठा। जब उसके पिता उमेद सिंह की मृत्यु हुई वह केवल 9 वर्ष का था। कांगड़ा के राजा घमंड चंद ने उसका फायदा उठाया और पटियाला के किले पर कब्जा कर लिया, जो भीड़ बंगाल का एक क्षेत्र था। इस पर रानी, जो कि जम्मू की राजकुमारी थी, ने जम्मू के राजा रणजीत देव ने अपने पुत्र ब्रजराज देव को सेना लेकर कांगड़ा की ओर भेजा और घमंड चंद को खदेड़ दिया। रणजीत देव ने अकलू नाम का एक वजीर अधिकारी को चंबा में नियुक्त कर दिया। जब राज सिंह बालिग हुआ तो उसने अकलू को सत्ता से हटाकर जेल में डाल दिया। राजा रणजीत देव ने इसे अपनी तौहीन समझकर बसौली के अमृतपाल के अधीन सेना भेजी। राज सिंह ने रामगढ़िया सरदार की मदद ली और अमृतपाल को चंबा से खदेड़ दिया और 1775 में उसने
भद्रवाह के संपत पाल की पुत्री से विवाह किया। अब भद्रवाह भी चंबा का भाग था। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने राज सिंहासन से रिहुल क्षेत्र की मांग की थी, जो पहले कांगड़ा का हिस्सा था। राज सिंहासन ने नूरपुर की मदद ली और शाहपुर के पास उनके बीच लड़ाई हुई, जिनमें सन 1794 में राज सिंह मारा गया। चुरहा क्षेत्र चंबा और बसौली के बीच मतभेद का कारण बना हुआ था। राज सिंह के बाद बसौली ने अपना क्षेत्र पाने की आखिरकार कोशिश की। उसके बाद जीत सिंह सिंहासन पर बैठता है। जीत सिंह 1794 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। उसके सत्ता में आने के कुछ समय बाद ही उसे बसौली के साथ युद्ध का सामना करना पड़ा। उस समय बसौली का राजा विजयपाल था। 1804 से 1805 में जब राजा महान सिंह कलूर ने कांगड़ा के राजा संसार चंद के विरुद्ध अमर सिंह थापा को बुलाया, तो चंबा में भी नत्थू वजीर के अधीन सेना भेजी गई और अपना रिहुल क्षेत्र वापस जीत लिया। 1809 में कांगड़ा सहित चंबा सिख साम्राज्य को लाहौर का हिस्सा बन गए थे। चढ़त सिंह की बात करेंगे। 1808 में गद्दी पर बैठते हैं। केवल 6 वर्ष का था जब उसे राजा बना दिया गया। उस समय प्रशासन रानी शारदा और नत्थू वजीर के हाथ में था। रानी ने राधा कृष्ण का मंदिर बनवाया और 1814 में राजा ने सती प्रथा पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी। भद्रवाह चंबा के नियंत्रण में था। कुछ समय बाद उसके प्रमुख दयापाल की मृत्यु हो गई और भद्रवाह का प्रमुख दयापाल का भाई पहाड़ चंद बन गया। पहाड़ चंद ने चंबा को कर देने से मना कर दिया, टैक्स देने से मना कर दिया। बदले में राजा ने नत्थू वजीर के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन पहाड़ चंद ने उन्हें पादरी दर्रे पर हरा दिया। नत्थू वजीर ने रणजीत सिंह से मदद मांगी और सन में पहाड़ चंद को हरा दिया। भद्रवाह को चंबा में मिला दिया गया। राजा ने 1833 में अपने भाई जोरावर सिंह को भद्रवाह का प्रमुख नियुक्त किया। 1820 से 25 के बीच में चंबा के एक अधिकारी रत्नू ने जांस्कर पर आक्रमण किया और इसे चंबा का हिस्सा बना दिया गया। उसके बाद 1835 में जम्मू के गुलाब सिंह ने वजीर जोरावर सिंह केहलूरिया के नेतृत्व में लद्दाख और जांस्कर पर विजय प्राप्त करने के लिए एक सेना भेजी। उनके रास्ते में कुछ पद्धर लोगों ने डोगरा सेना का विरोध किया, जिससे परेशानी हुई। 1836 में क्या होता है कि जोरावर सिंह इसका बदला लेने के लिए आए और पद्धर पर विजय कर दी, जिसका नाम बदलकर गुलाबगढ़ रखा गया। पद्धर वह जगह है जहां 1880 में एक नीलम की खान मिली थी, जिसका फायदा जम्मू को मिला। रत्नू चंबा भाग गया, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और बाद में किश्तगढ़ में एक छोटी सी जागीर के साथ रिहा कर दिया गया। 1838 में वजीर नाथू का निधन हो गया। उसके बाद वजीर भागा ने गद्दी संभाली और 1839 में चंबा का पहली बार एक यूरोपीय श्री विग्ने ने दौरा किया। उसी वर्ष राज्य में पुरातत्वीय अवशेषों का अध्ययन करने के लिए कनिंघम ने चंबा का दौरा किया। चरहत सिंह का निधन 1844 में हो गया। उनकी 3 पुत्र थे, श्री सिंह, गोपाल सिंह, सुचेत सिंह। श्री सिंह 1844 में गद्दी पर बैठते। यह 5 साल का था जब उसने गद्दी संभाली। सारी शक्तियां उसकी मां के पास थी। श्री सिंह के चाचा जोरावर सिंह भद्रवाह का राजा था, जिसकी 1845 में मृत्यु हो गई। उसके पुत्र प्राकीम सिंह को राजा बनाया गया, परंतु जम्मू के गुलाब सिंह ने भद्रवाह को अपने कब्जे में ले लिया। शेषे के प्रारंभिक सालों में बसौली के एक ब्राह्मण के अधीन एक कार्यकाल था। उसका नाम कार्यालय था। उसका नाम लक्कड़ शाह था। उसके आदेश से तांबे के नए सिक्के चलाए गए, जिन्हें आज भी लक्कड़शाही के नाम से जाना जाता है। 1846 में प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के बाद ब्यास, सतलुज और जालंधर दोआब के बीच का पहाड़ी इलाका
अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। ब्रिटिश सरकार ने रावी और सिंधु के पहाड़ी क्षेत्र चंबा सहित जम्मू के राजा गुलाब सिंह को दे दिए। बाद में एक संधि के तहत चंबा को वापस निकाल दिया गया, परंतु भद्रवाह हमेशा के लिए खो गया। 6 अप्रैल 1848 को अंग्रेजों ने श्री सिंह को सनद प्रदान की। 1857 की क्रांति के दौरान श्री सिंह अंग्रेजी सरकार का वफादार रहा। उसने मियां अवतार सिंह के अधीन डलहौजी के लिए सेना भेजी। राज्य की आर्थिक स्थिति और खराब प्रबंधन और फिजूल खर्ची के कारण अच्छी नहीं थी। राजा ने ब्रिटिश अधिकारियों की सेवाएं मांगी और मेजर ब्लेयर रीड को 1863 में राज्य का अधीक्षक नियुक्त किया गया और 11 मार्च 1862 को सनद में चंबा के राजा को पुत्र गोल देने का अधिकार भी दिया गया। 1864 में क्या होता है कि राज्य वन विभाग को 19 वर्षों के लिए ब्रिटिश सरकार को पट्टे पर दे दिया। 99 वर्षों के लिए पट्टे पर दे दिया गया और 1866 में एक अस्पताल शुरू किया गया और कैप्टन फोबर्स चंबा के नए अधीक्षक बने। चंदरी घाट राजा का डलहौजी निवास 1870 से 71 में बनाया गया। गोपाल सिंह यह श्री सिंह का भाई था। इनका छोटा भाई मियां सुचेत सिंह था, जिसने गद्दी पाने के लिए प्रयास किया लेकिन असफल रहा। गोपाल सिंह के शासनकाल में 13 नवंबर 1871 को चंबा में लॉर्ड में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आए। मेजर रीड ही चंबा का राजनीतिक अधिकारी रहा। गोपाल सिंह के 3 पुत्र थे, श्याम सिंह, भूरी सिंह और प्रताप सिंह। श्याम सिंह, भूरी सिंह और प्रताप सिंह किसके पुत्र थे? गोपाल सिंह के। श्याम सिंह 1873 में शासन पर बैठता है। इसे अमृतसर डिवीजन के कमिश्नर जनरल रीनल टायलर ने 17 अक्टूबर 1873 को गद्दी पर बैठाया। 1878 में जॉन हेनरी को श्याम सिंह का शिक्षक नियुक्त किया गया। मियां अवतार सिंह उसका वजीर नियुक्त किया गया। मार्च 1875 में राजा दिल्ली के शाही दरबार में उपस्थित था। 1876 में लाहौर में वेल्स के राजकुमार से मिलाया और 1876 में चंबा रीड ने पहला राजस्व बंदोबस्त करवाया। 1880 में उसके राज्य में हॉप्स उत्पादन शुरू किया गया, परंतु जल्द ही इसे सुखाने में आने वाली कठिनाई कारण बंद हो गया। उसके बाद 1881 में तीसा में एक दवाखाना खोला गया। 1875 में कर्नल रीड द्वारा निर्मित अस्पताल को ध्वस्त कर दिया गया और उसके स्थान पर 1891 में श्याम सिंह अस्पताल का निर्माण किया गया। 1887 में चंबा के डाक विभाग को भारतीय डाक तार विभाग में जोड़ दिया गया। रावी नदी पर शीतला पुल का निर्माण किया गया, ये भी आप ध्यान रखना है। 1990 में वायसराय और लेडी कर्जन चंबा आए। भूरी सिंह की बात करेंगे। 12 मई 1904 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स रिवाज ने मियां भूरी सिंह को राजा बनाया और 1907 को राजा अफगानिस्तान के आमिर को मिलने के लिए आगरा में वाइस रीगल दरबार में उपस्थित था। डॉक्टर फोगल के नेतृत्व में भूरी सिंह संग्रहालय का उद्घाटन 1908 में किया गया। पूछा जाता है डॉक्टर फोगल के नेतृत्व में। साल नदी पर एक पावर हाउस का निर्माण 1910 में। चंबा में बिजली आ गई और राजा भूरी सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके लिए उन्हें सूरवीर की पदवी नाइटहुड से सम्मानित किया गया। 1911 के दिल्ली दरबार में राजा भूरी सिंह ने भाग लिया। राजा भूरी सिंह की मृत्यु 1919 में हुई और उसके बड़े बेटे टिक्का राम सिंह ने सिंहासन संभाला। टिक्का राम सिंह की बात करेंगे, उसे मार्च 1920 में राजा बनाया गया और राय लाला माधो राम को राजकुमार राम सिंह का निजी सचिव सेक्रेटरी नियुक्त बनाया गया। 1935 में लाहौर में उनकी मृत्यु होगी। राजा लक्ष्मण सिंह, इसने 1939 में हुए द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। उसके प्रशासन चलाने के लिए 3 सदस्यीय काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त किया गया। इस काउंसिल के अध्यक्ष मेजर ताल निम थे। द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1945 में चंबा ने अंग्रेजी सरकार को वित्तीय और सैनिक सहायता प्रदान की। 15 अप्रैल 1947 को चंबा को एक पृथक प्रशासनिक इकाई के रूप में हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। इकोनॉमिक्स
इकोनॉमी की बात करेंगे चंबा की मुख्य खरीफ की फसलें यहाँ पर होती है आलू, मक्की और धान। मुख्य रबी की फसलें गेहूं और जौ होते हैं। 6 बीज गुण केंद्र चंबा में कार्यरत है। भनौटा, जजोरा, थुलेट, आह्ला, भगाट, घारवस। सेबों के बगीचे मुख्यतः चुरा, भरमौर और पांगी में है। पूरे जिले में अखरोट उगाया जाता है। चिलगोजा पांगी क्षेत्र में पाया जाता है। लांजी, सरद और राजनगर में 3 जैतून विकास केंद्र है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ी भूमि जायद और भूमि सुधार अधिनियम 1953 में लागू होने के बाद जमींदार प्रथा खत्म कर दी गई। पशुधन पालन लोगों का मुख्य व्यवसाय है। जर्सी गाय और मुर्रा भैंस दूध के स्रोत है। यहाँ पर सरोल में भेड़ प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। स्थानीय भेड़ को रैम्बुलेट और स्पेनिश मेरिनो रैम भेड़ के साथ संगम इस केंद्र में करवाया जाता है। औद्योगिक दृष्टि से यह जिला सबसे पिछड़ा हुआ है। चंबा हाथ से बनी कलात्मक चप्पलों के लिए मशहूर है। यह माना जाता है कि बहुत साल पहले चंबा के लोगों के पास जूते नहीं थे, वह घास के जूते पहनते थे। जब चंबा के राजा का विवाह कांगड़ा की राजकुमारी से हुआ तो वह अपने साथ दहेज में एक मोची को लाई थी। इस परिवार ने चंबा चप्पल को प्रसिद्ध किया था। चंबा का रुमाल जिसे धागे और सुई की कला से सजाया होता है परंतु प्रसिद्ध है। वर्तमान में इसे जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। 1910 में चंबा में पहला जल विद्युत स्टेशन स्थापित किया गया। पहला वेरा सिविल बिजली परियोजना, होली पनबिजली परियोजना का काम चल रहा है। रावी नदी पर चमेरा बांध, यह परियोजना 3 अवस्थाओं में, पहली अवस्था फेज 1 540 मेगावाट की, दूसरी अवस्था फेज 2 300 मेगावाट की, तीसरी अवस्था फेज 3 231 मेगावाट 31 मेगावाट। यह तीनों अवस्थाएं एनएचपीसी के द्वारा निर्मित है। जग्गी, चुराहा और पांगी की महिलाओं का मुख्य पहनावा है। जग्गी, चुराहा और पांगी की महिलाओं का ये मुख्य पहनावा है। चंबा की तहसीलें चंबा, चुराहा, पांगी, भरमौर, भटियात, सलूणी, डलहौजी। व्यक्तित्व रविंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे। 1873 में 12 वर्ष की आयु में डलहौजी का दौरा किया इन्होंने। सुभाष चंद्र बोस 1937 में डलहौजी का दौरा किया। काला टोप डलहौजी हिमाचल प्रदेश में सबसे प्राचीन स्थलों में से एक है। यह अपने वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। यह अभ्यारण्य रावी नदी के किनारे स्थित है और शंकुधारी वृक्षों और ओक के जंगलों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास हमीरपुर। हमीरपुर जिला पूरी तरह से शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। यह जिला उत्तर में ब्यास नदी से घिरा है जो इसे कांगड़ा जिले से अलग करती है। हमीरपुर के पश्चिम में ऊना जिले और दक्षिण में बिलासपुर जिला स्थित है। पूर्व में सिरखड़ इसे मंडी जिले से अलग करती है। तो आपने ऐसे ध्यान में रखना है कि मान लीजिए ये है आपका हमीरपुर, तो उत्तर में ब्यास नदी से घेरा है, तो उत्तर यहाँ पर होता है, तो उत्तर में आपकी ब्यास नदी से घेरा है। ठीक है, इसे कांगड़ा जिले से अलग करती है, तो यहाँ पर ही कांगड़ा जिले से अलग करती है। हमीरपुर पश्चिम में है, तो पश्चिम यहाँ पर होता है, तो हमीरपुर आपका पश्चिम में है। ऊना जिला और दक्षिण में है। ऊना जिला पश्चिम में, ऊना जिला हमीरपुर के पश्चिम में जो क्या है, ऊना जिला है, तो यहाँ पर ऊना जिला है। और दक्षिण में बिलासपुर है और पूर्व में सिरखड़ है। यहाँ पर पूर्व में यदि बात की सिरखड़ मंडी जिले में से अलग करती है। ठीक है, उसके बाद इसका कुल क्षेत्रफल 1118 वर्ग किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.10
2.01% हमीरपुर जिला क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल का सबसे छोटा जिला है। हमीरपुर की 5 तहसीलें हैं। हमीरपुर है, बड़सर हमीरपुर के दक्षिण पश्चिम में है, सुजानपुर टिहरा उत्तर में है, नदौन पश्चिम में है, भोरंज पूर्व में है। पर्वत श्रेणी, हमीरपुर की 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, जाखधार, चबूतरा पहाड़ी, 16 सिंगी धार। जाखधार यह कांगड़ा में काली धार का विस्तार है। चबूतरा पहाड़ी यह जाखधार का विस्तार है। 16 सिंगी धार यह सबसे लंबी श्रेणी है जो ऊना जिले तक जाती है, जहां इसे चिंतपूर्णी और जसवां धार के नाम से जाना जाता है। अब ब्यास नदी की बात कर नदी प्रणाली की बात कर लेते हैं। इस जिले की मुख्य नदी व्यास है जो कश्मीर और कांगड़ा के बीच सीमा बनाती है। जिले में निम्नलिखित मुख्य धाराएं हैं जो ब्यास नदी में मिलती है: मानखड, बाकर खड, पुंग खड, कुनहा खड और हथली खड। मुड़खंड खड, सरियाली खड, सुकर खड, सीर खड की सहायक नदी है। अंततः सतलुज में नदी में मिल जाती है। तो सुकर खड और सीर खड, ये JOIT जब 2018 में हुआ था वहां पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इतिहास की बात करेंगे। पुराणों तथा ऋषि पाणिनि के अष्टाध्यायी के अनुसार महाभारत काल में हमीरपुर प्राचीन जालंधर तिब्बत साम्राज्य का भाग था। कांगड़ा के एक कटोच शासक हमीरचंद ने से पहले यह मेवा, मेहलता तथा डटवाल राणा के अधीन था। फिर कटोच साम्राज्य के हमीरचंद ने 1700 से 1747 ने सभी राणाओं को अपने अधीन कर लिया। राजा हमीरचंद ने हमीरपुर का किला बनवाया। संसारचंद ने सुजानपुर टिहरा को अपनी राजधानी बनाया तथा वहां महल और मंदिर बनवाए। इसी दौरान मंडी रियासत पर आक्रमण किया गया और राजा ईसरी सेन को नदौन में 12 साल तक बंदी बनवाकर रखा गया। जब पहली पहाड़ी रियासतों के प्रमुख ने अमर सिंह थापा से संसारचंद के विरुद्ध हाथ मिलाया लिया, तब 1806 में हमीरपुर को भोरंज तहसील में महलोरिया में युद्ध हुआ और युद्ध में राजा संसारचंद की हार हुई और गोरखों ने राजा ईसरी सेन को नदौन जेल में से छुड़वाया। 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने संसारचंद के निवेदन पर गोरखाओं को हराया। इसके लिए रणजीत सिंह को कांगड़ा का किला और 66 गांव मिले। सिखों ने हमीरपुर और कांगड़ा पर अपनी सर्वोपरियता बनाए रखी जब तक 1846 में उन्हें अंग्रेजों ने पहले एंग्लो सिख युद्ध में हराया। अंग्रेजों ने हमीरपुर किले और लाहौल स्पीति को मिलाकर कांगड़ा जिला बनाया। नादौन तहसील मुख्य कार्यालय था। 1868 में इसे नादौन में हमीरपुर कर दिया गया। 1888 में पालमपुर तहसील को कांगड़ा तथा हमीरपुर के हिस्सों को मिलाकर बनवाया गया नादौन। वर्तमान में यहाँ हमीरपुर का हिस्सा है। पहले कांगड़ा का रियासत का भाग था। नादौन की जागीर संसारचंद के बेटे सर जोधवीर चंद को प्रदान की गई थी। बुल्ले शाह ने नादौन को मासूमों का शहर बताया। उसने मशहूर कहावत आए नादौन जाए कौन लिखी। नादौन बिलकाश्वीर मंदिर जिसे पांडवों ने बनाया था के लिए प्रसिद्ध है। हमीरपुर 1966 तक पंजाब का हिस्सा था। 1 नवंबर 1966 को इसे हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। तब तक यह कांगड़ा जिले के अंतर्गत आता था। 1 सितंबर 1972 को हमीरपुर को 2 तहसील हमीरपुर और बड़सर के साथ अलग जिला बनाया गया और 1980 में 3 और तहसीलें सुजानपुर, नदौन और भोरंज बनाई गई। नदौन का दौरा सबसे पहले ट्रेबेक नामक एक जर्मन ने किया था। उसके बाद मूरक्राफ्ट नामक ब्रिटिश यात्री ने नदौन की यात्रा की। सुजानपुर टिहरा या ब्यास नदी के किनारे तट पर स्थित है। 1978 में राजा अभयचंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई। यह रामपुर के नवाब गुलाम मोहम्मद का मकबरा है। राजा संसारचंद ने इसे अपनी राजधानी बनाया। परासनी देवी जो सुकेत के राजा की पुत्री और संसारचंद की पत्नी थी, उसने मुरली मनोहर और नर्मदेश्वर मंदिर बनवाया। सुजानपुर का चौगान होली मेले के लिए प्रसिद्ध है। द्योटशिप, यह स्थान श्री बाबा बालकनाथ जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर औरतों के लिए खुला है परंतु गुफा में जाना वर्जित है। मारकंडा, यह कुन्हा खड के किनारे पर है। मारकंडा ऋषि की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। भोटा, यह धर्मशाला शिमला मार्ग पर स्थित है। यह स्थान राधा स्वामी सत्संग के लिए प्रसिद्ध है। इसी संस्था ने यहाँ हिमाचल का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया।
अर्थव्यवस्था इकोनॉमी। नदौन के भूमपल में एक संतति सह प्रदर्शन बाग है और दूसरा भोरंज तहसील की बडियाना में है। भेड़ प्रजनन ताल हमीरपुर में है। 1978 में जलारी में दुग्ध सीतन केंद्र की स्थापना हुई की गई। मेले गसोत्ता महादेव, सुजानपुर टिहरा का होली मेला, बाबा देवसेन मेला, गांसिया मेला, पिपलूरा मेला, शेर मेला और टौनी देवी मेला, मारकंडा मेला इत्यादि इसके लोकप्रिय मेले हैं। लोहड़ी, यहाँ लोहड़ी को माघ का त्योहार कहा जाता है। यह 7 दिन तक चलता है। इस त्योहार का विशेष व्यंजन खिचड़ी है जो चावल और मांस की दाल से बना होता है। लोक साहित्य, जात्रा, नवयुवतियों शादियों और मेलों में लोकगीत गाती है। झेरस इसका अर्थ है युद्ध। यह गाने युवक गाते हैं। उसके बाद है कांगड़ा। कांगड़ा थोड़ा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इसको नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे क्योंकि 22-23 पेज का डिस्ट्रिक्ट है पूरा। वो एक हावर का सेशन है। इसको नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।